नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह पर पुनः चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने विराम चिन्ह के अंतर्गत 2 वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। आशा है कि आपने उन दोनों ही वीडियो को वॉच किया होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, तो हमने अब तक जो विराम चिन्ह के अंतर्गत जाना है कि विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले क्लास में 5 महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के प्रयोग पर चर्चा किया था। हालांकि विराम चिन्हों की जो टोटल संख्या है वो 20 है, लेकिन सभी को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई विराम चिन्ह ऐसे हैं जो आप उन संकेतों को देखकर ही जान जाएंगे कि उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में 5 विराम चिन्हों के बारे में जाना है और आज और जो महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद विराम चिन्ह का जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए विराम चिन्ह के अंतर्गत हम लोग आज फिर से जानेंगे प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा रहता है आप सबको पता ही होगा। कुछ इस प्रकार का पूर्ण विराम बनाया जाता है, फिर उसके नीचे में एक बिंदी लगा देते हैं, उसी को कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, आपने इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः आवेदन पत्र लिखते समय किया होगा। ठीक है, तो चलिए कहाँ कहाँ पर करते हैं, इनमें से कौन सी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को है ना वाक्यों में प्रयोग करते समय विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को विचारों के रूप में व्यक्त करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है विस्मयादि बोधक चिन्ह का। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, वाह तुम यहां कब आए, है ना। मतलब यहाँ पे पूछा कह रहा है कि तुम यहाँ कब आए, लेकिन आश्चर्य के साथ पूछा जा रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो कब आए, है ना। इसलिए लिखा देखो, वाह तुम यहाँ कब आए। ठीक है, तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए वाह शब्द के जस्ट बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया। इसी प्रकार और कई सारे शब्द होते हैं, जैसे कि अरे, इनके बाद भी प्रायः आप देखोगे तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है। हालांकि आपको यह दिमाग में रखना है कि आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों में प्रायः विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यह आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, अगला जो चीज है वो है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है एकल और एक होता है दोहरा। एकल कैसा होता है, कुछ इस प्रकार, ध्यान रखना है ना, ऐसा और ऐसा, और डबल ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम लोग कहां पर करेंगे, और प्रायः एकल और दोहरे के बारे में जानेंगे कहां पर प्रयोग करते हैं। तो एकल जो या इकहरा जिसको कहा जाता है, यह प्रयोग होता है प्रायः रचनाओं में। किसी कवि की रचनाओं को वाक्य में प्रयोग करते समय हम एकल या इकहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। प्रायः रचनाओं में, जैसे कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी है, तो तुलसीदास जी की रचना जो है वो क्या है, रामचरितमानस है। क्या है, रामचरितमानस। और यहाँ पर रामचरितमानस जो शब्द लिखा हुआ है उसको हमने एकल या सिंगल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एक शब्द याद रख लेना यहाँ पर, रचना, मतलब किसी भी कवि की रचनाओं को प्रायः एकल या इकहरा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अगला है दोहरा। दोहरा जिसको इस प्रकार दिखाते हैं, प्रायः कथनों में, याद रखना है, किसी भी महापुरुष का जो कथन होता है उनको प्रायः हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इधर ध्यान देंगे, महावीर ने कहा
अहिंसा परमो धर्मः। तो यहाँ पर महावीर स्वामी जी है, उनका जो कथन है कि अहिंसा परमो धर्मः, तो इसको लिखने के लिए हमने क्या किया है, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया है। तो याद रखना, ये दोनों शब्द याद रख लेना, रचना और कथन। किसी भी कवि की रचनाओं को हम लोग एकल अर्थात इकहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर रखते हैं, और किसी महापुरुष के कथन को हम लोग जब लिखते हैं तो वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दो शब्द आप लोग याद रख लेना, एक तो रचना और दूसरा जो शब्द है आपका कथन। रचनाओं में एकल उद्धरण चिन्ह का और कथन में दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे है योजक या समास चिन्ह, जो कि कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देता है। योजक चिन्ह या समास चिन्ह, क्योंकि इसको योजक चिन्ह को समास चिन्ह इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समास होता है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में प्रायः इस संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, पाप पुण्य, यहाँ पर पाप और पुण्य के बीच में ये ऐसे लगा हुआ है, इसी को कहा जाता है योजक चिन्ह। ठीक है, इसी प्रकार हमने और कई सारे एग्जांपल देखा है, जैसे माता पिता। तो माता शब्द और पिता शब्द के बीच में ये जो संकेत या चिन्ह लगा हुआ है, यही योजक चिन्ह है, और इसी को समास चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। ठीक है, ये भी बहुत कमाल का चीज है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो सुन लीजिए। हंस पद या त्रुटि बोधक, हंस पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हंस के चरण की भांति होता है। ठीक, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग प्रायः ऐसे वाक्यों में किया जाता है जहां पर वाक्यों के लेखन के दौरान कोई शब्द हमारे से छूट जाता है। उस शब्द की आपूर्ति के लिए हम वहां पर हंस पद का प्रयोग करते हैं, और हंस पद के जस्ट ऊपर में हम छूटे हुए शब्द को लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस वाक्य को जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपने कोई शब्द छोड़ दिया है। जैसे देखिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बात में ये जो वाक्य है उसमें बिल्कुल स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ना कोई शब्द छूटा हुआ है। ठीक है, तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, बिल्कुल यहाँ पर ना एक शब्द छूटा हुआ है, वो शब्द छूटा हुआ है जो व्यक्ति देना चाहता है या मैं देना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा संकेत बनाऊंगा, एक चिन्ह बनाऊंगा। इसी चिन्ह को कहा जाता है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं एक शब्द फूल। तो मेरे से जो शब्द छूटा हुआ था वो शब्द था फूल, और ये संकेत बता रहा है कि यहाँ पर कोई शब्द छूटा हुआ है, और मैंने इसके जस्ट ऊपर में इसको लिख दिया। तो मैं तुम्हें फूल देना चाहता हूं। ठीक, तो ये हो गया आपका हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। त्रुटि हुई है उसको सुधारने के लिए त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे जो हमारे पास चिन्ह है वो होता है लाघव चिन्ह, जो कि इस प्रकार होता है। लाघव चिन्हों का प्रयोग कहां पर करते हैं तो आप लोगों को यह याद रखना है कि लाघव चिन्ह वहां पर प्रयोग करते हैं जब किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, क्या लिखा है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं द पू म रे। ठीक है, और इसके जस्ट बाद में जो हमने बिंदी रूप में कुछ संकेत दिखाया है, इसी को कहा जाता है आपका लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। तो किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जैसे कहीं पे लिखा रहेगा, जैसे हम लोग लिखते हैं कोई स्कूल का नाम है, मान लो शासकीय प्राथमिक शाला जो भी है, तो वहां पे लिखते हैं सा, फिर अपन लाघव चिन्ह लगा देंगे, फिर उसके बाद प्रा लिखेंगे, फिर लाघव चिन्ह लगा देंगे, है ना, फिर सा लिखेंगे, फिर लाघव चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग वहां पर करते हैं जब एक ही शब्द या एक ही वाक्य का प्रयोग बार बार हो रहा हो, तो वहां पर उस शब्द को बार बार ना लिख करके वहां पर उस
के नीचे हम लोग पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सुभाष 10वीं में पढ़ता है, सुभाष 10वीं में पढ़ता है। हमने जस्ट नीचे में लिखा है रमेश, इसका मतलब यह हो कि रमेश कोई अन्य व्यक्ति है, और उसके जस्ट नीचे में ये जो मैंने संकेत बनाया है, यह जो चिन्ह है वो है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह ये बता रहा है कि जैसे सुभाष 10वीं में पढ़ता है वैसे ही रमेश, और इतने हिस्से में मैंने यह चिन्ह प्रयोग किया है जो यह बता रहा है कि रमेश भी 10वीं में पढ़ता है। ठीक है, तो बार बार वही शब्द की पुनरुक्ति जब होती है तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे उन शब्दों को बार बार लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने विराम चिन्ह के अंतर्गत ये 6 और महत्वपूर्ण विराम चिन्ह देखा। इसके पहले हमने 5 और विराम चिन्हों को देखा है। इसके अतिरिक्त और भी विराम चिन्ह है, उनको भी आप अपने बुक से देख सकते हैं। हालांकि वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, फिर भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप उनको पढ़ सकते हैं। बाकी ये तमाम विराम चिन्ह आपको अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, साथ ही साथ यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। यकीन मानिए मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको हिंदी में बिल्कुल 10 में से 10 आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रयास से और आपकी कड़ी मेहनत से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।